नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। सोशल मीडिया आज मीडिया से भी ज्यादा पावरफुल है। सूचनाएं लेने देने का सशक्त माध्यम है तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रभावशाली जरिया भी है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया बेलगाम होता नजर आ रहा है। किसान आंदोलन में जिस तरह से सोशल मीडिया की भूमिका सामने आई, उससे कई सवाल खड़े हुए। पुलिस की माने तो सोशल मीडिया के जरिए देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन को उग्र करने का प्रयास भी हुआ। इस मामले में दीप सिद्धू, दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। निकिता जैकब पर शिकंजा कसा गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को डबल स्टैंडर्ड ना अपनाने की चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया पर लोगों की निजता भी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की गोपनीयता के नुकसान की गंभीर आशंका जताई है। फेसबुक और व्हाट्सएप को डेटा शेयरिंग को लेकर अपनी पॉलिसी स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है। यानी देखा जाए तो सोशल मीडिया आज कई सवालों के घेरे में है। तो क्या वाकई बेलगाम हो गई है सोशल मीडिया? करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल तक लोगों को जोड़ने वाली सोशल मीडिया अब बेलगाम होती दिख रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया वो विवाद की वजह बना है। किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर और टूलकिट को आंदोलनकारियों के प्रचार का जरिया बनाया गया। तमाम तरह की जानकारियां साझा की गई, जिनमें भड़काऊ मटेरियल भी रहा। ऐसे में आंदोलनकारियों पर कानूनी शिकंजा कसता दिख रहा है। मामले में कई बुनियादी सवाल खड़े हुए हैं। दीप सिद्धू, दिशा रवि, निकिता जैकब सोशल मीडिया के नए चेहरे हैं जो विवादों के घेरे में हैं। लोगों का निजी डेटा जिस तरह से सोशल मीडिया अपनी निजता पॉलिसी के तहत हड़प रहा है, वो भी चिंता का विषय है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी मामले की सुनवाई केंद्र, व्हाट्सएप और फेसबुक से जवाब दाखिल करने को कहा है। सीजीआई ने कहा, लोगों को गोपनीयता के नुकसान की गंभीर आशंका है। सीजीआई ने सख्त लहजे में कहा कि लोगों की निजता आपके पैसे से ज्यादा अहम है। सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी भारत के लिए अलग नहीं हो सकती। श्याम दीवान, प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये देश के लोगों का अधिकार है। लोगों को गोपनीयता के नुकसान की गंभीर आशंका है। फेसबुक और व्हाट्सएप का डेटा शेयरिंग को लेकर अपनी पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी संसद में ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा था, कैपिटल हिल हिंसा और लाल किले हिंसा पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ट्विटर और सरकार के बीच टकराव चल रहा है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े 1178 अकाउंट बंद करने का आदेश दिया था। ट्विटर ने विवादित 97% अकाउंट ब्लॉक भी कर दिए थे। यानी विदेशी कंपनियां अरबों खरबों में कमा रही हैं, लेकिन अब जब बात भारत के हितों की आती है तो ये मनमानी करती हैं। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया बेलगाम हो रही है, और अगर ऐसा है तो फिर इस पर शिकंजा कैसे कसा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो समझने की जरूरत है कि क्या वाकई सोशल मीडिया पे अब लगाम लगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाए, वो कौन सी गाइडलाइंस हो जिनको फॉलो किया जाए, और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचार प्रसार के मद्देनजर क्या इस पे किसी तरह की पाबंदी लगाना उतना आसान है जितना कि हम सोच रहे हैं। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो इस तरह के कंटेंट को रोकने में काम आ सकती हैं। व्हाट्सएप की ही बात करें तो निजता को लेकर, डेटा शेयरिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब भी आज ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे रेगुलेशन लगाना क्यों जरूरी है। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ प्रदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। हर्ष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हर्ष जी, स्वागत है आपका। कर्मण्य सिंह मेरे साथ हैं, याचिकाकर्ता हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेके। सृजन पाल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, टेक एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ जावेद जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले जावेद जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है सर, सोशल मीडिया के बेलगाम होते तेवरों को कसने की कितनी जरूरत है? देखिए घनश्याम जी, सोशल मीडिया ही एक अभिव्यक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन इस देश के लिए बन चुका है जी। लेकिन ये बेलगाम कहाँ से? बेलगाम जो ये कंपनियां हैं ये हो रही हैं, या अभिव्यक्ति का अपना प्रदर्शन करने वाले लोग हो रहे हैं। यही सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा बचा हुआ है घनश्याम जी कि जिससे लोग अपनी, आम आदमी जो है अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को
जो सरकार नहीं सुन रही है, जो कहीं पर सुना नहीं जा रहा है, उसको वो लिखता है, उसके वीडियो डालता है, वो अपनी बातों को करता है। लेकिन आज सरकार को पीड़ा अगर हो रही है कि सोशल मीडिया को किसी तरीके से नियंत्रण में ले लिया जाए, सरकार को तो काम ये करना चाहिए कि जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं, भारत के लिए उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं। भारत को जिस तरीके से बाजार समझकर सोशल मीडिया इस हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी निजता है उसका हनन कर रही है, सरकार उस पर बात करने के स्थान पर किस तरीके से अगर वो आम जनमानस को, जावेद जी, क्या अपोजिशन को हर मुद्दे पे विरोध करना जरूरी है क्या सर? विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। असल में ये सवाल है ही नहीं, ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है सर, ये तो फ्रीडम और स्पीच का सवाल है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है। क्या इसकी आड़ में बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये समझने का प्रयास है सर। देखिए घनश्याम जी, निश्चित रूप से ये, लेकिन सरकार में कौन है, उससे तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि आखिर उसने, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है तो सरकार क्यों नहीं उस पर चिंतित थी? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप रविशंकर प्रसाद की वो स्टेटमेंट शायद सुनना भूल गए जो उन्होंने हाउस में कही। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को लेकर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, और उन्होंने चिंता जाहिर की, और न सिर्फ चिंता जाहिर की बल्कि ये भी कहा कि इस तरह की एक्शन के खिलाफ फिर सरकार की तरफ से भी एक्शन लिया जाएगा। आप शायद वो मिस कर गए हैं। आप मेरे साथ रहिए, हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं। प्रदीप जी, क्या सोशल मीडिया के बहाने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है? हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं क्या इसके बहाने? घनश्याम जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें आर्टिकल 19 के अंदर संविधान में प्राप्त है, लेकिन संविधान हमें ये नहीं कहता कि हम अपनी स्पीच का कुछ मिसयूज कर सकें। जी, जब हमारे को इसके साथ साथ कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ बाउंडेशंस भी हैं जिनको फॉलो हमें करना पड़ेगा। जब भी हम बोले, हमें ऐसी चीज बोलनी चाहिए जो किसी तरह का आपस की भाईचारे में किसी तरह का कोई विरोध ना पैदा कर सके, कोई स्थिति ऐसी नहीं कर सके। एग्जाम्पल के लिए मैं ये कहूंगा, अगर आप किसी को कोई गाली देते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर कोई भी बात जो बात एक रेखा के बाद की बात है, जो जिस रेखा के बियॉन्ड जाकर, और उस बात को अगर कानून की दृष्टि में अगर उचित नहीं माना जाएगा तो मेरे हिसाब से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा से ही गलत है। ये दो धारी तलवार की तरह मान लीजिए आप कि अगर इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अभी सुप्रीम कोर्ट की ये अधिकार का राइट दिया था जी, लेकिन साथ में साथ उन्होंने कुछ पाबंदियां भी लगाई थी कि आप अपनी बातों को कहें जो बातें संविधान के दायरे के अंदर है, इसके बियॉन्ड ना जाए। ठीक है, तो हर जी वो थिन लाइन मेंटेन कैसे होगी? जिस लाइन के बारे में सर जिक्र कर रहे थे वो मेंटेन कैसे की जाएगी सर? एक इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ जी। आपके पास रोड पर गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने रोड टैक्स दे दिया, आपके पास गाड़ी भी आपको मिल गई। क्या वो रोड वो गाड़ी और आपकी ड्राइविंग इतनी अनरेगुलेटेड हो सकती है कि वो आसपास के ड्राइवर्स को या आसपास की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए? आंसर होगा नहीं हो सकती। इसके लिए रूल बनते हैं। तो ये जो लिबर्टी हम क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, इस लिबर्टी को रेगुलेट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर अभी कभी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं है। क्योंकि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं है, इसलिए शायद रविशंकर प्रसाद साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिकेट करा कि अगर जो सोशल साइट्स हैं अगर वो अपने रूल्स नहीं बनाएंगे तो हमें अपने रूल बनाकर उस कंडीशन को रिलेट करना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए कि ये वो ट्रैफिक सिस्टम है स्पीच का जी, जो वर्चुअल मीडिया पर है, जिस पर फिजिकल कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने के बाद रूल्स स्पेसिफिक करने पड़ेंगे जी, और हर आदमी, जो आदमी इसका अनरेगुलेटेड यूज करेगा किसी भी तरह की हेट्रेड फैलाने के लिए, वो अल्टीमेटली कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए और करना उनकी जिम्मेदारी भी है। जी, ठीक है सर। हमारे साथ सृजनपाल सिंह भी हैं। सृजनपाल जी, 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारतीय उपयोगकर्ता औसतन 2 घंटे 40 मिनट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बिताते हैं। सर, ये आंकड़ा किस ओर इशारा करता है? क्योंकि अगर इसी रफ्तार से आंकड़ा बढ़ता गया, ये तो 2019 की रिपोर्ट है, अगर ये आंकड़ा इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे कंट्रोल करना। तो बिल्कुल
इनफैक्ट ये आंकड़ा बढ़ चुका है। अब ये 5 घंटा 40 मिनट हो चुका है। जी देखिए, कोरोना के बाद से ये जो आंकड़ा है डबल से भी ज्यादा हो चुका बताइए, है। बहुत जी। ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे बिताते हैं। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रल है। एक बड़ा सवाल ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद भी न्यूट्रल नहीं होते। ये ऐसा स्पेस नहीं है जिसमें किसी आप कुछ भी लिखिए और दूसरा भी कुछ भी लिखे और ये उसको न्यूट्रली ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं है। इनके अपने एजेंडा है, इनके अपने इन्वेस्टर्स हैं, इनके पीछे अलग अलग देशों की बैकिंग है और इसलिए इनके ये अपना एक प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं जिसको लेकर के बहुत बड़ा इशू चल रहा है पूरी दुनिया में। और ये इसका राजनीतिकरण आपने सही बोला, इसको करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज यहाँ पे देश का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है वर्सेस द फॉरेन इंटरेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है भारत के पार्लियामेंट में जो पिछले 2 साल से चल रहा है और वो है जो पीडीपी बिल, यानी कि प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन ऑफ डेटा प्राइवेसी बिल। और यदि ये जेटीसी स्टेज में है और जावेद जी जिस बिल की बात कर रहे थे वो जीडीपीआर बिल है जो यूरोप में है, उसी के तर्ज पे भारत एक बहुत ही परिपक्व, एक बहुत ही सॉलिड बिल है। आई होप कि सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें कंसेंसस ला पाएंगी। अगर वो बिल पास होता है तो भारत में भी काफी इंटरनेट और जो प्राइवेसी का इशू है सोशल मीडिया पे उसमें हम एड्रेस कर पाएंगे। अभी समझना जरूरी है कि ये छोटी कंपनियां नहीं है। और अगर आप नेटफ्लिक्स, अब ये ओटीटी इन सब के बारे में बात कर रहे थे, देयर वाज अ न्यू नोटिस जिसको जारी किया गया था, 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू है अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के बीच। 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इन दोनों के बीच में, 35 करोड़ सब्सक्राइबर। इसलिए अगर इनको आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़े एनिमल्स हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, इनको रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है बिकॉज इनके अपने अपने एजेंडा चल रहे हैं और अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने इसको यूएस में कुछ दिन पहले देखा था। ये पूरा जो इलेक्शन गया था 2020 का और उसके पहले जो इंटरेस्ट चल रहा था वो सब सोशल मीडिया पे हो रहा था और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रेगुलेट करें। साथ ही साथ रेगुलेट करते समय ये भी ध्यान देना है कि हम न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखें, नहीं तो बहुत सारे सवाल उठेंगे कि अब ये राइट विंग हो गया, ये लेफ्ट विंग हो गया और इसी में हम उलझ जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूट्रलिटी रखने के लिए इसको रेगुलेट करें, अच्छी बातें करें। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं सोशल मीडिया से, बहुत अच्छी। लेकिन सिंह साहब, ये कितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये इस बात के आड़े आ सकती हैं कि इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना हो या इनके लिए नियम ना बनाए जाएं? ये कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन संविधान और कानून तो अपनी जगह है ना सर। कोर्ट ने भी इसका जिक्र किया। बिल्कुल, राष्ट्र सबसे ऊपर है और हम देशवासी पहले हैं, हम भारतीय पहले हैं, फेसबुक यूजर और ट्विटर यूजर बहुत बाद में। बिल्कुल, अगर ट्विटर और फेसबुक चला जाएगा हमारी जिंदगी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें राष्ट्र सेवा और जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा है उसको मेंटेन रखना है। अब याद रखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये लोग एक भी टैक्स नहीं देते। नेटफ्लिक्स अमेरिका दे 0 टैक्स लेता है, अमेरिका दे, इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ट्विटर, फेसबुक, ये सारी कंपनियां टैक्स तो देती ही नहीं है कहीं पर भी, हार्डली कुछ टैक्स देती है इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां। तो इनको ना तो ये टैक्स देती है और ना ही किसी पॉलिसी को मानती है। और अगर इनको इनकी चलती है तो ये अमेरिका के आप राष्ट्रपति से आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन एक सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म से खदेड़ के भगा सकता है। जी, ये उन्होंने किया है, बिल्कुल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल है और इसलिए इनको अभी भारत अभी फिर भी नेसेंट स्टेज में है। अगर हम इनको एक तारतम्य बना करके, एक बैलेंस बना करके इनको हम ठीक है, तो कह सकते हैं ये हमारे अलार्मिंग सिचुएशन है, यहाँ से जागने की कोशिश होनी चाहिए। कर्मण्य सिंह भी हमारे साथ है। जागेंगे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। बिल्कुल सर, बड़े रहेंगे कि आप इनको। ठीक है सिंह साहब, ठीक है। कर्मण्य सिंह भी हमारे साथ है। कर्मण्य जी, असल में आपकी याचिका में आपने क्या कुछ कोर्ट से कहा, वो डिटेल्स पूरे हमारे व्यूवर्स को बताइए और व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर किस तरह की बात इस याचिका में कही गई। देखिए, मेरे हिसाब से पहले तो एक डिस्टिंक्शन एक अलग करना जरूरी है कि व्हाट्सएप एक अभी तक मैसेजिंग टूल है। तो सोशल मीडिया जो है वो ट्विटर का जब आप जिक्र करते हैं तो उस पे जो आप बोलते हैं वो एक तरीके से पब्लिक है। व्हाट्सएप एक प्राइवेट मैसेजिंग टूल रहा है अभी तक एंड उसके लिए जो उन्होंने एक प्राइवेसी पॉलिसी बनाई थी वो 2016 में चेंज करी थी। पर मैं आपको रोक रहा हूं, मैंने तो देखा इसके जरिए इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए डील किए गए, एक लार्ज लेवल पे मैसेजिंग की गई, एक संदेश दिए गए। क्या सिर्फ मैसेजिंग टूल के तौर पे व्हाट्सएप काम कर रहा है? देखिए, व्हाट्सएप एक मैसेजिंग टूल है, आज फेसबुक उसको ओन करता है, तो कैसे उस पे मास स्केल पे किया जा रहा है उस पे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन प्राइवेसी के हिसाब से जो पर्सनल डेटा है उस पे मेरा कंसर्न था एंड 2016 पे हमने एक पिटीशन फाइल करी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पर व्हाट्सएप ने डिसाइड करा कि वो ये पर्सनल डेटा जो मेटा डेटा को इंक्लूड करता है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। उससे पहले जब फेसबुक ने अक्वायर नहीं करा हुआ था व्हाट्सएप को, ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। उसमें जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्रिएट हुआ एंड 2017 में ही प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया इंडियन सिटीजन्स के लिए एंड तब से जैसा कि सुषा जी ने कहा है कि
डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पेंडिंग है वो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो लाएंगे। तो जो पर्सनल डेटा है वो इस बिल से रेगुलेट होगा एंड सारी कंपनियों को तब फॉलो करना पड़ेगा जो उन्हें करना चाहिए। अभी किस तरह का खतरा महसूस हो रहा था असल में व्हाट्सएप को लेके, प्राइवेसी को लेके? देखिए, प्राइवेसी एक अभी बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। 2017 में ही इसका बेसिस ले डाउन हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो खतरा एज सच ये है कि जो आज एक व्हाट्सएप यूजर है, क्या वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को समझ के, क्या उसे पता है कि उसका डेटा कहाँ शेयर हो रहा है, किसके साथ शेयर हो रहा है, किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्या उसे ये पता है कि वो फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा है, इवन दो उसका हो सकता है फेसबुक अकाउंट ना हो? तो ये जरूरी है कि जो एक यूजर का डेटा है उसके ऊपर उसका यूजर का कंट्रोल रहे, उसके राइट्स उसके डेटा पे उसके रहें। जी, और इसकी जानकारी भी हर यूजर को होना, ये बहुत बड़ी बात है, इसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। हमारे साथ जावेद जी भी हैं कांग्रेस से। जावेद जी, क्या कांग्रेस और विपक्ष ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सोशल मीडिया सामाजिक समरसता को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रही है, समाज को बांटने का काम भी कर रही है? और हाल ही में हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे जब इसी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया। क्या इस बात से कांग्रेस अनजान है? बिल्कुल नहीं, घनश्याम जी अनजान बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर कोई भी काम होता है। ठीक है सर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, सभी खास मेहमान भी बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लोकतंत्र को ब्रेक के उस पार आगे यहीं से बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, उसके रेगुलेशन की, उसके विनियमन की। बेहद खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रदीप जी, अभी हालिया हमने किसान आंदोलन देखा, दिशा रवि की उसमें हमने संलिप्तता देखी, जिस तरह का दिल्ली पुलिस ने कोर्ट किया, उसमें कुछ नाम और भी सामने आ रहे हैं। लगातार प्रयास बढ़ते जा रहे हैं कि किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जाए, केस को टूल किट जैसा भी एक शब्द सबके सामने आया। दिशा रवि के केस में भी कई तरह के सवाल आए और ये कहा गया कि असल में अब व्यक्ति की आजादी पे प्रहार किया गया उसकी अरेस्टिंग करके, और उसकी अरेस्टिंग को किस किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, इस पे भी सवाल उठाया गया। ट्रांजिट रिमांड की भी बात कही गई। सर, थोड़ा एक्सप्लेन करिए व्यूअर्स के लिए। घनश्याम जी, इसमें मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, जैसा आपने अभी कहा कि आदमी की आजादी के ऊपर कोई रोक नहीं आनी चाहिए, वो ठीक है, संविधान का वो प्रोविजन हमारे पास है जी। लेकिन हमें ये भी देखना है, भजन लाल की सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, उसमें बिल्कुल क्लियरली कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर एडवोकेट और लीगल फ्रेटर्निटी में ये जजमेंट को रोजाना के रोजाना इस्तेमाल किया जाता है, जजेस भी इसका कॉग्निजेंस लेते हैं। उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आप अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई ऐसा ऑफेंस जो पुलिस को लगता है कि भाई इसका संज्ञान ले लेना चाहिए, तो पुलिस किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, वो संज्ञान ले रखा है। अब रही दिशा रवि जी की बात जो अभी आपने कहा, उसमें पुलिस ने उनको बेंगलोर से लेके और दिल्ली लेके आए। इसमें उन्होंने जो कहा, बार बार जो मैं सोशल मीडिया, जैसे भी आपने शुरू में भी बोला कि सोशल मीडिया काफी ह्यूमन, और मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये दो धारी तलवार है। सोशल मीडिया एक चीज को उछाल रहा है, एक क्वेश्चन को उछाल रहा है। आजादी एक चीज है जी, लेकिन अभी एफआईआर में लिखा क्या है, उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर का होना मतलब ये नहीं है कि आपने किसी आदमी को दोषी करार दे दिया। एग्जैक्टली। आपने एक कुछ ऐसा हुआ कि जिसको पुलिस को कॉग्निजेंस लेना था। कोर्ट बैठे, पुलिस कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, ना ही पुलिस कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसके सामने कोई बयान दिया जाए सेक्शन 161 में, वो कोई कोर्ट के अंदर मान्य भी नहीं है। तो पहली बात मैं ये बता दूं, एक तो मीडिया में जो ह्यू एंड क्राई हुआ है, सोशल मीडिया में, आई एम सॉरी, कि उनको ट्रांजिट बेल भी नहीं ली और उनको जबरदस्ती दिल्ली ले आए, इसके बारे में मुझे ये कहना है वकील भी नहीं थे, ये वकील भी नहीं थे जी। तो मेरा इसमें ये कहना है कि सीआरपीसी में अभी ये अरेस्ट हुई नहीं थी शुरू में, तो प्रायर टू अरेस्ट अगर कोई बेल की एप्लीकेशन लगती है, वो सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंदर प्रावधान है उसका। लेकिन अगर सीआरपीसी को भी हम पढ़े, उसमें कहीं पे भी ऐसा कोई उस सीआरपीसी में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ, ट्रांजिट बेल नाम का कोई शब्द ही नहीं है वहां पर जी। एंटीसिपेटरी बेल मैं समझता हूं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए उनको किसने रोका था? हो सकता है उनके ऑलरेडी उनके पास इस बात की नॉलेज हो, क्योंकि ये एपिसोड किसान मूवमेंट से लेके फिर ग्रेटा थुनबर्ग से लेके ये सब कुछ तो चल ही रहा था। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट था और उनको पता था कि मेरे साथ भी कभी मेरे को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए था। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन तो है, तो उनको चाहिए था ये बात। तो इस मीडिया में, क्योंकि लोगों को इस बारे में ये कुछ लीगल वर्ड्स है, लीगल टर्म्स हैं जो लोगों को नहीं पता, बार बार ये
और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये कोर्ट के पास जाती तो कोर्ट इनको मना करता कि आपको जो ये ड्यूरिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू वन सेकेंड स्टेशन अगर आप मूव करेंगे उस अभी आज ही की जो इसमें दो और अभियुक्त माने गए हैं, अक्यूज पर्सन हैं, निकिता जैकब और मुकुल है, जो शांतनु मुकुल हैं, उनको 10 दिन का वो बेल दिया है, एंटीसिपेटरी बेल दिया है कोर्ट ने। तो इनको चाहिए था। अब कोई अगर कॉग्निजेंस ले रही है, पुलिस को लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा कुछ वो नहीं था। ये अभी भी इनके पास अगर और जो जेल मैनुअल्स हैं या सीआरपीसी में, आईपीसी में, जो भी हमारी, उनमें एक अरेस्ट हुए हुए पर्सन के पास भी अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आज हम बात कर रहे हैं और इसके रेगुलेशन, इसके विनियमन का असल में जिक्र हो रहा है। हमारे साथ जावेद जी भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तो जावेद जी, ब्रेक से पहले मैं असल में यही समझना चाह रहा था, क्या सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम सोशल मीडिया के जरिए आजकल गाये बगाए नहीं हो रहा है? क्या समाज को बांटने का काम नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बात एक बड़े लेवल पे समझ आ रही है। सर, कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है, जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं? कांग्रेस ने कहां पर सामाजिक समरसता को सोशल मीडिया के माध्यम से ठेस पहुंचाई? ये कौन लोग ठेस पहुंचा रहे थे? इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कौन लोग दुरुपयोग कर रहे थे? आपने ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन जो लोग ठेस पहुंचा रहे हैं उनको लेकर तो सॉफ्ट हार्टेड हैं आप सर। देखिए, निश्चित रूप से ये जिस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं, ये सरकार किसान आंदोलन को लेकर निरंतर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करती रही और लगातार पहले दिन से इसमें षड्यंत्रकारी भूमिका में कौन लोग थे ये भी पूरा देश देख रहा है और दुनिया भी समझ रही है। किस तरीके से इसमें फॉरेन फंडिंग, ये वो, खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो नहीं निकला, वो एंगल नहीं निकला तो बिना जावेद जी, तो वो एंगल नहीं निकला, खालिस्तानी एंगल सामने नहीं आया कि आया, ये बताइए ना सर। देखिए घनश्याम जी, अगर मैं सवाल करूं इसी पर, मैं आपके माध्यम से, चूंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है, आज जिस आईएसआई की बात कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मैं इसे पॉलिटिकल डिबेट बनाना ही नहीं चाहता सर, मैं इसे पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाहता सर। मैं एक नागरिक के तौर पे, कांग्रेस भी इसी देश की नागरिक है ना सर, मैं उसके लिए आज समझना चाहता हूँ। हमले के बाद घनश्याम जी सुन लीजिए, पठानकोट हमले के बाद उसी आईएसआई को भारत सरकार ने क्यों आमंत्रित किया? दुनिया का दुर्दांत आतंकी संगठन है। ये विषय नहीं है मेरा, सरकार, ये विषय नहीं है मेरा, आज ये विषय नहीं है मेरा सर। और आपके इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी मेरे साथ मेरे पास बीजेपी का कोई पैनलिस्ट नहीं है। नहीं सर, ये विषय नहीं है। जावेद जी, देखिए, आप किसान आंदोलन को लेकर डिफेंड क्यों करने लग जाते हैं सर? विषय ये है ही नहीं। विषय यह है कि जो लोग सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिल क्यों धड़कता है सर? मैं चाह रहा था ब्रेक के पहले घनश्याम जी कि अगर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं और हर भारतीय उस चीज को समझता है। लेकिन इस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। किस तरीके से सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया, ये बहस का मुद्दा भी नहीं है, ये बड़ी गंभीर चर्चा का विषय है। बिल्कुल नियमन होना चाहिए। ये जो भी फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये जो इनको होल्ड कर रहे हैं, इन लोगों ने, ये लोग अमेरिका के कानून को मानते हैं, ये चीन के दबाव में रहते हैं, ये यूरोप के विभिन्न देशों के दबाव में रहते हैं। आखिर भारत को उन्होंने खुला बाजार हर चीज का राजनीतिकीकरण कर देते हैं। साधन क्यों बना रखा है? ठीक है सर, इस पर तो नियमन। सोशल मीडिया पे कांग्रेस क्या समझती है, फिर इससे समझा जा सकता है सर। मेरा विषय ये है ही नहीं। आप मेरे साथ रहिए। सृजनपाल सिंह मेरे साथ है। सृजनपाल जी, आंकड़ों के अनुसार, हालांकि कोविड से पहले के आंकड़े हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि तकरीबन 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर है और अनुमान के मुताबिक लगभग 447 मिलियन तक ये पहुंच जाएंगे 2023 तक। हालांकि कोविड के पहले इस तरह का एनालिसिस किया गया था, अब ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सर, इतने बढ़े हुए आंकड़ों के बीच कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो बड़ा टास्क है सर। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और ऐसा नहीं है कि बाकी देश इसको नहीं कर रहे हैं। जैसा कि जावेद जी ने शुरू ही किया था यूरोप के साथ, जीडीपीआर का लॉ हमें पढ़ना चाहिए। और हमारे जो साथ जो पेटिशनर जुड़े थे
करमन जी, वो बता रहे थे कि किस तरह से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का बिल हमारे पार्लियामेंट में पेंडिंग है, बहुत आवश्यक है कि आप उसको पारित करें। और समझ लीजिए कि अभी जो आज थोड़ा पॉलिटिकल फ्लेवर्ड हो गया डिबेट, लेकिन 2016 में फेसबुक का इस्तेमाल कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी में चुनावों के नतीजों को मैनिपुलेट करने के लिए किया, ही सब जानते हैं। इसके ऊपर आज तक अमेरिका में चर्चा हो रही है। तो ऐसे काम, लोकतंत्रों को शेप करने का काम किसी वेस्टर्न फॉरेन इंटरेस्ट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है, ऑलरेडी किया जा रहा है। भारत में भी किया जा रहा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। किस साइड किया जा रहा है ये दूसरी चर्चा है, लेकिन हमारा आंतरिक इशू है वो हमारा छोड़ दीजिए। लेकिन विदेशी ताकतों सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं और करती रही हैं। हुआवी नाम की एक चाइनीज कंपनी थी जिसने अपने हार्डवेयर के अंदर लिसनिंग डिवाइसेस लगाई थी, अमेरिका तक लेके गई और उन्होंने वहां से वो डेटा लीक करके चाइना तक पहुंचाती थी। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक डोमेन है और इसमें अभी रेगुलेट करना आवश्यक है ना। आपका सवाल ये था कि कैसे किया जाए। कैसे करने के लिए हर देश के पास संवैधानिक शक्ति है, सरकार के पास और पार्लियामेंट के पास संविधान में शक्तियां भी है। किस प्रकार से वो किसी जो कम्युनिकेशन का मीडिया है, ट्रांसमिशन का मीडिया है, इसको रेगुलेट करे। उसका एक आसान तरीका ये है कि सोशल मीडिया को अभी हम समझते हैं कि आपने कुछ डाला और मैंने देखा, मैंने कुछ डाला और आपने उसको देखा अपने उस पर, अपने फीड पर। बट ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया उसको प्रमोट कर सकती है, उसको सेंसर कर सकती है, उसको ब्लैंकेट बैन कर सकती है। इसका मतलब सोशल मीडिया अब एक तरह का एडिटर बन गई है। और कई देशों ने अब ये कर दिया है कि सोशल मीडिया को वो एक एडिटर के रूप में देखते हैं, एक पब्लिशर के रूप में देखते हैं। और वो जो कानून पब्लिशर पे लगता है कि मान लीजिए कोई किताब में कोई गलत चीज लिख दी जाए तो आप पब्लिशर को भी सू कर सकते हैं, उसके एवज में आप पब्लिशर को कोर्ट पे जा सकते हैं। तो यही नियम अब सारे देशों में लगाया जाएगा कि सोशल मीडिया को एज अ पब्लिशर देखा जाएगा। और इसलिए अगर कोई भी कंटेंट गलत होगा, फॉल्स न्यूज होगी, फेक न्यूज होगी, देश के खिलाफ न्यूज होगी, सेडिशनरी न्यूज होगी, आर्टिकल्स होंगे, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया को भी सू कर सकते हैं। और अमेरिका ने इसी में गलती कर दी थी, उन्होंने सेक्शन 230 दे दिया है। सेक्शन 230 में सोशल मीडिया को आप सू नहीं कर सकते और इसीलिए अमेरिका में हाहाकार मची है सोशल मीडिया को लेकर। इंडिया को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुरंत रेगुलेट करना चाहिए, हम सबको ये बजाना चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। इसमें हम सब भारतीय हैं और हमें विदेशी कंपनियों से और उनके एजेंडे से अपने आप को डिफेंड करना है और अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके एक बेहतर समाज बनाना है। ठीक है हमारा। ठीक है, आप मेरे साथ हैं। हर्ष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हर्ष जी, हम कहते हैं कि हर देश के लिए नियम होने चाहिए, हमारे लिए भी नियम होने चाहिए। सर, ये नियम देश टू देश वेरी करेंगे या ग्लोबली हम देखें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि सारे ग्लोबली सोशल मीडिया के अगर नियम बनाए जाएं तो वो सबके लिए एक से हो? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड का जिक्र खुद आईटी मिनिस्टर कर चुके हैं। यहाँ हमें थोड़ी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अपनी कंट्री की देखनी पड़ेगी। कुछ चीजें सोशली एक्सेप्टेबल हमारी कंट्री में नहीं है और कुछ चीजें यूरोप वगैरह में सोशली एक्सेप्टेबल हैं। तो जहां ये डिफरेंसेस हैं वहां पर ऑब्वियसली रूल्स डिफरेंट रहेंगे, कीपिंग इन व्यू द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द सोसाइटी। बट जहां पर एक यूनानिमिटी प्रिंसिपल में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अगर एनिमोसिटी फैलाने वाला कोई मैसेज है, वो एनिमोसिटी ह्यूमन बींग्स में फैला रहा है, वो रेगुलेट जिस रूल से करेगा, आप आईटी एक्ट के अंदर भी वो रूल बना सकते हैं, आप अदरवाइज भी रूल बना सकते हैं। तो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कीपिंग इन व्यू सोसाइटी का आउटलुक इन जनरल किस पर्टिकुलर टेरिटरी में क्या है। इसलिए यूनिवर्सल रूल नहीं बनेगा। हम सिंपल से यूरोप से अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, हमें मॉडिफाई अपनी कंट्री के, अपने सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, हमारे लोग क्या सोचते हैं, क्या चीज हमारे सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, वो इनकॉर्पोरेट हमें करना ही पड़ेगा। कैपिटल हिल की हिंसा और लाल किले की हिंसा, इसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगा इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए? देखिए, ये दोनों के दोनों एक मॉन्यूमेंटल एरर्स हैं और मॉन्यूमेंटल ही गलत चीजें हैं जो हुई, इनके लिए ट्रीटमेंट अलग नहीं हो सकता, सेम ट्रीटमेंट होगा। तो सर, अगर आप कह रहे हैं कि ग्लोबली हम सारी चीजें एक से नहीं नाप सकते हैं, तो फिर इस तरह की दो घटनाओं को डिफर तरीके से ट्रीट किया गया, यही तो रविशंकर प्रसाद ने भी कहा। यही एक ऐसी चीज है जिसको हमें सोचना पड़ेगा कि प्रिंसिपली एक फंडामेंटल सिस्टम रहेगा और एक उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स रहेंगे। अच्छा, फंडामेंटल सिस्टम यह है कि जो चीज वायलेंस प्रमोट करती है जी, वो सब जगह लॉ बराबर रहेगा। बट उसके अलावा कुछ सिस्टम्स हैं जो शायद हम, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, कुछ फोटोग्राफ्स हमारी कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है जी, यूरोप में वो कॉमन है, आप बीचेस पे कॉमन देख सकते हैं। तो शायद वो फोटोग्राफ्स का आना या उन चीजों का आना हमें बार करना पड़ेगा, शायद दूसरी कंट्री वाले नहीं करेंगे, उनका लाइफस्टाइल ही शायद वैसा है। तो वो जो फाइन ट्यूनिंग है वो हमारे लेजिस्लेचर को करनी चाहिए। अगर लेजिस्लेशन अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, वो हैव सिस्टम ऑफ ऑर्डिनेंस ऑल्सो,
हम 6-6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, हम उस बिल को भी ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक सिस्टम देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी फार्म एक्ट के अंदर पहले ऑर्डिनेंस ही आए थे, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बोल रहा जो एग्जिस्ट ना करती हो, ऑर्डिनेंस ही मर्ज हुए एक्ट के अंदर जी। तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक सब्जेक्ट सोचने का हो जाए। ठीक है, कर्मण्य सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। कर्मण्य जी, असल में जिस केस को लेकर आप चल रहे हैं, जो याचिका आपने डाली है, उसके दौरान किस तरह की चैलेंजेस असल में कोर्ट में आते हैं इन बातों को प्रूव करने के लिए? देखिए, एक तो होता है कि जो प्रिवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप जो प्रिवेसी पॉलिसी अपने यूजर्स को दे रहा है, क्या जो उसमें लिखा है वो सच है, एक क्वेश्चन वो भी होता है। ठीक है, तो हम अपना बेसिस उसको लेकर चलते हैं कि अगर जो इन्होंने लिखा हुआ है उसके बेसिस पे ये सही कह रहे हैं, तो उसके बेसिस पे चैलेंज किया जा सकता है कि आप ये ही गलत है। उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसके बाद टेक्निकल ऑडिट्स में ये मिलता है कि ये भी सच था कि नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब जैसे जीडीपीआर के अंडर ये आ गया है कि यूरोपियन यूजर्स का जो डेटा है वो यूरोप में ही स्टोर किया जाएगा, तो व्हाट्सएप का डेटा व्हाट्सएप आयरलैंड कंट्रोल करती है। अच्छा, तो वो डेटा उन सर्वर्स में है। तो अब ये कंट्रोल करने के लिए अगर इंडिया में ऐसा लॉ आता है, फॉर एग्जांपल जैसे पीडीपी में आता है, तो उसको भी एक बार इंप्लीमेंट करने के लिए उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी होंगे। तो ये चैलेंजेस अभी हमारे सामने होंगे जो हमें देखना है कि कैसे पैन आउट करते हैं। सृजनपाल सिंह हमारे साथ हैं। सृजन जी, जिस तरह से कर्मण्य कह रहे हैं कि सर्वर असल में बाहर होते हैं, तो ये सर्वर बाहर स्टैब्लिश होना और हमारे देश में उन प्लेटफॉर्म्स का चलना, सर कितना बड़ा चैलेंज है, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, इनफैक्ट जेपीसी के सामने मैंने इस पे कई बार प्रेजेंटेशन भी करी जी, और पीडीपी बिल में ये बात क्लियर कही गई है कि भारत का जो सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, वो भारत में ही स्टोर किया जाएगा, कम से कम उसकी एक कॉपी। इससे दो फायदे होंगे। जब डेटा, जैसे कर्मण्य जी कह रहे थे कि कहीं बाहर स्टोर होता है, तो उसके ऊपर अमेरिका के दो एक्ट लगते हैं। एक लगता है प्रिज्म के जरिए, तो अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, जो उनकी नेशनल सीक्रेट सर्विसेज हैं, वो सारा डेटा ले सकते हैं। और दूसरा लगता है क्लाउड एक्ट। क्लाउड एक्ट में अगर आयरलैंड में डेटा स्टोर है और अमेरिका उसको निकालना चाहता है तो भी निकाल सकता है। इंडिया में जब हम अब सब सर्वर लगाएंगे, अगर पीडीपी बिल पारित होता है, तो भारत में जब सर्वर लगेंगे तो हम अपने सिटीजन का डेटा भारत के बाउंड्रीज के अंदर सिक्योर कर पाएंगे, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, अगर कोई भी ऐसी घटना होती है, आतंकवाद की घटना होती है, कोई भी ऐसी राज्य या राष्ट्र के खिलाफ चीज होती है, तो हम उसको तुरंत एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरा फायदा ये होगा कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ्रंट खुलेगा, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस खुलेगा, और जिसमें हम बहुत हजारों लोगों को जॉब दे पाएंगे। तो आने वाले समय में अगर ये बिल पास होता है अपने करंट फॉर्म में, और पीडीपी बिल के जरिए भारत से बहुत सारे डेटा सेंटर्स लगते हैं, तो इन सारी कंपनियां बाध्य हो जाएंगी कि भारत के अंदर ही अपने डेटा सेंटर लगाएं। ठीक है, गुड न्यूज ये है कि सारी कंपनी में कई कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने इस बात को ऑलरेडी मान लिया है, और भारत में डेटा सेंटर लगने की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी। चलिए, तो कोशिशों में एक बढ़ता कदम ये दिखाई दे रहा है। ब्रेक पे जाऊं उससे पहले आप कुछ कह रहे थे सर? प्रदीप जी बोलिए। घनश्याम जी, अभी मैंने पहले भी एक बार बोला था कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, और देश नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। अभी जावेद जी ने मेरे को बोला कि सबसे ज्यादा मिसयूज सोशल मीडिया का बीजेपी और आरएसएस कर रहे हैं। मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है किसी भी तरह का, मैं भारतीय पहले हूं। लेकिन आप एक साइड तो ये एलिगेशन लगाते हैं कि सारे मीडिया को आपने गोदी मीडिया बना रखा है, दूसरी साइड आप कहते हैं कि सोशल मीडिया भी आप ही के हिस्से से चलता है। तो जब सब कुछ, अब मैं ये कहूं कि आज मैंने टीवी में देखा थोड़ी देर पहले कि इस एफआईआर को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने, महिला आयोग ने कुछ नोटिस वगैरह उनको इशू कर दिया है। तो मेरा कहना यह है सिर्फ कि पहले आदमी अपने स्वार्थ को एक साइड छोड़े। अगर हमें देश को बचाना है, देश के लिए कुछ करना है, और टीवी पे बैठ के ये बात बोलना कि भाई मेरे को हाँ देश ये है, देश वो है, इससे खाली कहने से कोई बात नहीं होगा, उसको करके भी दिखाना होगा। आप किसी भी तरह से कोई भी आदमी कोई भी काम करेगा, उसको अगर क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे तो इसका कोई अंत नहीं। ठीक है सर, तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। सभी खास सामान मेरे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, उसके इस्तेमाल की, उसके बेलगाम होते और उसके बढ़ते हुए तेवरों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। कांग्रेस से मेरे साथ जावेद जी बने हुए। कांग्रेस जी, जावेद जी आपसे ही समझना चाहता हूं, सरकारी निरीक्षण तंत्र और शिकायत निवारण तंत्र कितना जरूरी हो जाता है ऐसे में जब हम कहते हैं कि सोशल मीडिया लगातार बेलगाम हो रहा है? देखिए घनश्याम जी, सबसे पहले हालांकि बहुत विद्वान हैं, बड़े भाई की तरीके से हैं प्रदीप जी।
सृजन पाल सिंह जी ने भी कई चीजों पर जो कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारत जो है विविधताओं का देश है, हमारा एक संविधान है, उसके बावजूद भी अगर अधिकार है तो हमारे कर्तव्य भी बिल्कुल सुनिश्चित किए गए। ठीक बात। देखिए बहुत स्पष्ट है कि अगर आप नियमन की आड़ में अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा, देखिए देश को सोशल मीडिया कंपनियां बाजार ना समझें, इस पर निश्चित रूप से होना चाहिए। सरकार को ऐसा करने में बिल्कुल, सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है, अगर कोई सरकार की कमियों को उठाता है तो वो देशद्रोही या राष्ट्रद्रोही हो जाता है या राजद्रोही हो जाता है। अगर ये स्थितियां रहेंगी तो आप गांधी जी को ये देश कहां पर रखेगा, ये सरकार नहीं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे तो फिर यही कहा जाएगा। ये देखिए प्रदीप जी, देखिए घनश्याम जी, बहुत स्पष्ट है कि विदेशी कोई भी ताकत हो, भारत इतना कमजोर नहीं है कि किसी विदेशी के एक ट्वीट से टूट जाएगा। भारत इतना एक ट्वीट सबल और सर, पूरा सशक्त है टूल किट बनाया उन्होंने सर, वो पूरे किसी कार्यक्रम एक को ट्वीट तय से कर दिया टूटने गया वाला नहीं सर। है। या तो आपको लेकिन पूरे जो मामले की षड्यंत्र जानकारी नहीं है भारत के या फिर खिलाफ जानकारी होते होने हैं, के बावजूद जो भी आप मानने विपक्ष को के तैयार खिलाफ नहीं है। सरकार में बैठकर षड्यंत्र होते हैं। देखिए घनश्याम जी, हर चीज मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह है कि कंपनियों के नियमन पर कानून बने। आप लगातार कहीं पर हमला करें, आप दो डबल स्टैंडर्ड अगर लेके कोई चलेगा कि ये सरकार के समर्थन में है, ये अगर विरोध में लिखा गया है तो ये ठीक है, ये अगर कमियां बताई गई हैं तो ये गलत है। सर तो दिशा रवि की अरेस्टिंग से आप इतने परेशान क्यों हैं सर? दिशा रवि की अरेस्टिंग से आप इतने परेशान क्यों हैं सर? आपको लब्बो लबाब वही जा रहा है ना सर, आप इतने परेशान क्यों हो गए सर? अभी तो मामला कोर्ट में पहुंचा है, जांच की जा रही है, नहीं होगी तो बाहर आ जाएंगे, साफ हो जाएगा मामला। आप परेशान क्यों हो जाते हैं सर इतना? देशद्रोही है, अगर किसी ने देश के खिलाफ काम किया है तो कांग्रेस को यह समझने या बताने की जरूरत नहीं है। अरे देश की आजादी के लिए हमने संघर्ष किया है, अपना खून दिया है, आजादी के बाद भी खून दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग या संघ के लोग ये नहीं बता सकते कि उन्होंने सर ये पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं है विषय सर ये राजनीतिक समीकरण मत बैठाइए सर, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग मत करिए सर। नहीं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर, नहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर, इस तरह की चर्चा नहीं। मैं जो सवाल उठेगा तो अभिव्यक्ति की आजादी का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई देशद्रोही अगर है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई में हिचका भी नहीं जाना चाहिए। तो सर आप तो कार्रवाई होने से पहले ही आगे बवाल करना शुरू कर देते हैं ना सर। दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया। सर इन ट्वीट्स का क्या मतलब है? इसी सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं ना ये दोनों भी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ट्वीट ही कर रहे हैं ना सर, इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। करनी चाहिए, लेकिन देशवासियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। आप दोनों चीजें एक साथ लेकर नहीं चल सकते सर, दोनों चीजें एक साथ नहीं। ये सेफ गेम खेलना छोड़ दीजिए, इसीलिए बाहर हो गए हैं सर आप। नहीं हम खड़े हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी बने रहिए। ठीक है प्रदीप जी, असल में जो स्थिति हम फिलहाल देख पा रहे हैं, इस स्थिति को देखते हुए क्या आकलन है सर? ये कितनी बड़ी चुनौती है नीति निर्माताओं के आगे भी, इस तरह की गाइडलाइन ना लाना, गाइडलाइन लाने के बाद उसे फॉलो कराना, फॉलो कराने के बाद अगर कोई ना करे तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये कितना बड़ा चैलेंज दिखाई देता है सर? चैलेंज तो घनश्याम जी बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है किसी भी चीज के। फिर भी हमने IT एक्ट बनाया, उसके अंदर अलग अलग प्रावधान है। 79 ऑफ सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट है, उसमें जो साइबर डेफेमेशन नाम की भी एक चीज है, इससे वो है। लेकिन हर रोजाना नई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अभी जावेद जी ने कह दिया कि इसमें हर आदमी को अपने बोलने की आजादी है, सब है सर। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह के कमेंट करेंगे, उनसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। और उन्होंने कहा, साथ में ये भी कहा कि भारत इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी कुछ भी कहेगा और उससे वो टूट जाएगा। मेरा मानना भारत की सक्षमता पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक वो विभीषण भी था जिसने रावण जितने इतने महाबली को भी ध्वस्त करा दिया था। तो ये विषय नहीं है। मेरा सिंपल सा कहना यही है कि हमारा देश है तो हम सब हैं। आपका पावर में रहना नहीं रहना, देश ही नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? ठीक बात है। और रही बात इस बात की कि भाई हमें कितने लॉज वगैरह जनरेट करने, हर रोज एक नई सिचुएशन पैदा होती है। हमारा
नए नए एक्ट्स रोजाना आ रहे हैं, उनमें प्रावधान भी है। अगर कोई चीज नहीं भी होता, उसको अगर कोई बड़ा मैटर है तो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, उस मैटर को हम वहां पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है हर्ष जी, फिलहाल अगर हम बात करें तो सर फेक न्यूज को लेके, सोशल मीडिया को लेके मौजूदा समय में कौन कौन से नियम और कानून है जो हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगे सर? हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो बनाया गया, जो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, वो बनाया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इसमें डिस्पर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल मीडिया किसी भी फॉर्म के अंदर हो, वो रेगुलेट किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर ऑफेंसेस भी डिफाइन करेंगे कि क्या ऑफेंसेस होंगे। आजकल आप जो साइबर क्राइम के ऑफेंस सुनते हैं वो सब उसी की प्रोडक्शन है। एक सिस्टम जो अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि शिफ्टिंग ऑफ सर्वर्स विच सेव द डेटा, अगर वो हमारे इंडियन कंट्री के टेरिटरी में किसी तरह से हम ला पाए। हमने अटेम्प्ट करी थी फोन्स के बारे में, ब्लैकबेरी को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा, नोकिया को की हमें देनी पड़ी, इस्टेब्लिश हमें सिस्टम बना जिसके कारण हम मैसेजेस जो एक्सचेंज होते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वो हम इंटरसेप्ट कर पाए। अगर हम उस स्टेज में, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बिगनिंग की स्टेज की थी, अगर हम तब कर सकते थे वो, तो आज भी हमें करने में क्यों हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल रखिए, अब अपने आप को ऑर्डिनेंस लाइए, आपका बिल स्क्रूटनी कमेटी के पास पड़ा हुआ है या सेलेक्ट कमेटी के पास पड़ा हुआ है, इट डजंट रियली मेक ए डिफरेंस। ऑर्डिनेंस आ सकते हैं और ऑर्डिनेंस आने चाहिए। एक फायदा ऑर्डिनेंस आने का ये भी होगा जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं सोशल मीडिया पे क्या नहीं डाल सकता और क्या मेरा सोशल मीडिया पे डालना एक बंडल ऑफ फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा ऑफेंस। वो हर इंडिविजुअल को क्लैरिटी रहेगी। उसके बाद अगर मैं सोशल मीडिया पे आके कुछ लिखता हूं या बोलता हूं तो मुझे समझ लेना पड़ेगा कि ये पीनल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ मैं जा रहा हूं। ये क्लैरिटी सिर्फ रूल्स आने से हो सकती है। जब तक रूल नहीं आएंगे क्या गलत है और क्या सही, तब तक मैं आराम से ये डिफेंस लूंगा, मुझे तो मालूम ही नहीं था, नोबडी टोल्ड मी दैट दिस इज अ डिफेमेशन और दिस इज सेडिशन, मैं तो अपना व्यक्त कर रहा था। प्रॉब्ली ये कंफ्यूजन ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास में भी और ह्यूमन बीइंग के पास भी बिल्कुल बिल्कुल। ये इसको क्लियर करने के लिए अर्जेंसी है। कुछ ना कुछ ऑर्डिनेंस फॉर्म में एक स्केलेटल एटलीस्ट पब्लिक में, तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करमन सिंह हमारे साथ मौजूद है। करमन जी, प्राइवेसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाइए। असल में प्राइवेसी कॉन्सेप्ट को लेके क्या यूजर सारी जानकारी जानता है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इसके नाम पे छल करते हैं? देखिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो डिपेंड करता है कि प्रोवाइडर कौन है। लेकिन प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दोनों स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं और जो गवर्नमेंट है, उन दोनों के केसेस में एग्जिस्ट करता है एक इंडिविजुअल के लिए। तो अगर आज मैं किसी को एक मैसेज भेजता हूं तो वो एक प्राइवेट मैसेज है और दोनों स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि व्हाट्सएप एक नॉन स्टेट एक्टर है एंड गवर्नमेंट एक स्टेट एक्टर है, दोनों के लिए मेरा प्राइवेट मैसेज प्राइवेट रहना चाहिए। एंड जैसे कि कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स में, बिल्कुल अगर एडिक्वेट रीजन है और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन केसेस में नॉर्मल सिचुएशन अप्लाई नहीं करती है, पर एज अ डिफॉल्ट प्राइवेसी इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ के अंडर दी गई है। तो एज अ डिफॉल्ट वो राइट एग्जिस्ट करता है दोनों टाइप्स ऑफ पार्टीज के अगेंस्ट। जी ठीक है। सृजनपाल सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, क्रेडिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को आधार से जोड़ना एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लगातार इस तरह की चर्चा होती रही है बीच में? बिल्कुल, एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स बनाते हैं उनका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस किया जाए। उसका एक प्रोसेस जो सबसे सिंपल लगता है वो यही है कि उसको आधार या इसी तरह का कोई और अगर डिजिटल डेटाबेस सिस्टम हो देश का, हमारे केस में आधार है, हम उससे लिंक कर पाए। हालांकि इसको करना, फिजिकली इम्प्लीमेंट करना 30-35 करोड़ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फायदा ये होगा कि इस समय ट्विटर पे लगभग 70% अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स जो फॉलो हो रहे हैं उसमें 70% अकाउंट फेक हैं या बॉट्स हैं या ऐसे अकाउंट हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एजेंडा को फैलाने के लिए किए गए हैं। तो ये अकाउंट्स पे हम लगाम कस पाएंगे। लेकिन इसको फिजिकली हम आधार से कैसे लिंक करेंगे ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होगा। लेकिन एक देश जो 1.5 बिलियन लोगों को वैक्सीन दे सकता है, वो आई एम श्योर कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट को भी वेरीफाई कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर, आप इसको भी एक महामारी के तौर पे ले रहे हैं, ये भी उतना ही गंभीर है हमारे लिए? बिल्कुल, बहुत गंभीर है, उतना ही गंभीर है। और ये अभी हमें दिख नहीं रहा है
लेकिन अगर आप कुछ देशों को, हिलरी क्लिंटन की किताब है जिसमें उन्होंने ये खुद बोला है कि किस तरीके से इजिप्ट में अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने, जो CIA थी, उसने सोशल मीडिया को यूज करके वहां सत्ता परिवर्तन कर डाला। ये हिलरी क्लिंटन बोल रही है खुद। तो इसका मतलब ये है कि विदेश की ताकतें सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश में अनरेस्ट करने के लिए जरूर करेंगी। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अब जावेद जी की एक बात से मैं सहमत हूँ कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए बिकॉज में बहुत बड़ा मार्केट है। हम इस समय सबसे बड़ा मार्केट है सोशल मीडिया के लिए। हम टॉप 5 मार्केट्स में हैं, अमेजॉन और किसी भी प्रकार की ई-रिटेल जो सर्विसेज हैं उसके लिए। इसलिए अगर हम एक साथ रहेंगे, अगर हम साथ मिलकर के सोशल मीडिया को देश का एजेंडा देंगे, तो ये लोग झुकेंगे हमारे सामने। लेकिन अगर हम बिखर जाएंगे, अगर हम आधी बात इधर करेंगे और आधी बात उस साइड करेंगे, तो ये लोग हमारी पॉलिसी के ऊपर अपने टर्म्स डिक्टेट करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि इस समय हम सब एक रहें और हम सब देश के हित में जो पॉलिसी हम साथ मिलकर के बोले, ये सब नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और अगर नहीं मानेंगे तो जैसा हम देख रहे हैं कि ट्विटर के खिलाफ आजकल खड़ा हो गया है, एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है। हमने अमेजॉन के खिलाफ हमने फ्लिपकार्ट खड़ा कर दिया था, तो हम एक नया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। आखिर हमारे इंजीनियर वहां पे जाकर के कोडिंग करते हैं, हम अपने बैंगलोर में कोड करके हम यहाँ पे भी अपनी कंपनी बना लेंगे। तो ये संभव है। इसलिए इनके अंदर भारत की शक्ति को लेकर डर है, इसीलिए सोशल मीडिया भारत को जो विचार है उसमें मतभेद पैदा करने की जरूर कोशिश करेगा, ताकि हम ले। तो जावेद जी, क्या इस तरह की कोशिश करने के लिए सभी पॉलिटिकल दल तैयार हैं, जब अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के कम से कम इस तरह के प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक आवाज हो पाए? क्या ये मुश्किल है बहुत पॉलिटिकल लोगों के लिए करना? नहीं, देखिए, मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से जो हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने, पैनलिस्ट ने जो सवाल उठाए कि देखिए, देश की संप्रभुता, उसकी अखंडता, उसकी एकता को ध्यान में रखने के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हनन न हो। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता। अगर इसको बनाए रखने के लिए, इसको बनाए रखते हुए अगर हम हर भारतीय की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर कोई चीज लेकर आते हैं, तो ऐसा कौन राजनीतिक दल है इस देश का जो उसका विरोध करेगा? ये एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसको राजनीतिक दल विरोध करेंगे, विपक्षी दल विरोध करेंगे, कांग्रेस विरोध करेगी, ये जो मानसिकता है ये नितांत गलत है। किसी को लांछित नहीं किया जाना चाहिए। देश हित हम सबके लिए सर्वोपरि है। ये देश हम सब का है। इस देश के अंदर अगर कोई भी चीज ऐसी होती है कि जो देश की एकता, अखंडता को, उसकी समरसता को, सद्भाव और सौहार्द को मजबूती देता है, तो उस पर किसको इनकार हो सकता है घनश्याम जी? हम सब उसका बढ़कर स्वागत करेंगे। लेकिन उस की आड़ में अगर कोई हनन होता है तो वो नितांत गलत होगा, वो संविधान की मूल भावना के भी विपरीत होगा। ये हम सबको इस बात को भी स्वीकार करना। चलिए सर, 6 बजे शो की शुरुआत हुई, 6:54-55 तक आते आते आप कम से कम ट्रैक पे आए सर, इस बात की खुशी है मुझे। शो को वाइंड अप करना है उससे पहले सर आप कुछ कह रहे हैं? हम शायद ये सोच रहे हैं कि हमें ट्विटर या फेसबुक जैसी कंपनियों को बाइंड करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सेस टू इंटरनेट या एक्सेस टू ट्विटर हमारे अपने सर्वर हमें देते हैं। हमारे सर्वर में अगर हम रेगुलेट करने की कोशिश करें तो हम ट्विटर के कंप्लीट अकाउंट भी बंद कर सकते हैं। ये कंट्री प्रायोरिटी अगर हम रखेंगे तो हमें ये देखना है कि अगर ट्विटर हमारा कहना नहीं मानता, हमारे रूल्स नहीं मानता, हम ब्लॉक ही कर देंगे ना उसके अकाउंट। फिर अल्टीमेटली एक वायर के थ्रू ही तो आप कनेक्टेड हैं। वो वायर कहीं ना कहीं तो सर्विस प्रोवाइडर पर जा रही है, वो सर्विस प्रोवाइडर ही कंट्रोल कर लेगा। ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कोशिशें करने से होगा और इतनी बड़ी चीज भी नहीं है जिससे हम सॉर्ट आउट ना कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।